देखो, आज ये जो टॉपिक है ना, ये कल लाइट की वजह से छूट गया था ना। राम राम मुकुल भाई। तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। और देखो, मैं सभी से एक गुजारिश करूंगा, सभी स्टूडेंट से, जितना पीछे का डाटा है ना, पहले वो सभी रिवाइज करते हुए चलेंगे। वरना अगर डाटा आप इकट्ठा करोगे ना, तो आगे चलकर फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि डाटा इकट्ठा होगा, फिर आप सोचोगे कि यार इतना डाटा इकट्ठा हो गया तो फिर कैसे याद किया जाए। तो इसलिए रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी क्लास लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्लास के बाद रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपना रिवीजन पर भी फोकस कीजिए। जैसे आप ये देखिए, अभी जैसे एलईओ की वैकेंसी आई हुई है, बिना बिना उसके आई थी है कैलेंडर के। तो अब देखिए, एग्रीकल्चर वाला बंदा अब माना कि अब से लगेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी एग्रीकल्चर उसको पढ़नी है, प्लस फिर बायोलॉजी भी है, और प्लस फिर उसमें केमिस्ट्री जो फिलहाल के लिए ऐड हुई हुई है। हालांकि हट भी सकती है और हट भी नहीं सकती। ठीक है, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो सिलेबस आया है वो ही तैयारी करेगा जिसने पहले एग्रीकल्चर पढ़ रखी हो, कुछ पार्ट उसने बायोलॉजी का पढ़ रखा हो। जैसे हमने उसमें से देखो, अगर 8 यूनिट है तो क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है ना, जेनेटिक्स करा रखा है उसमें, और 2-3 और टॉपिक है उसमें से वो करा रखा है, 3-4 टॉपिक और कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इनके लिए, जो बच्चों के लिए स्पेशल क्लास दे दूंगा मैं, जो जिनकी बीएससी हो रखी है ना, तो उनके लिए 4-5 में बायोलॉजी की स्पेशल क्लास प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, होली से पहले ही कर रहा हूँ ये। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे इसमें। ओके, आगे सब ओके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो, जो आज का टॉपिक है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कौन सा टॉपिक है भाई? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? शुष्क भूमि कृषि जिसको बोला गया। ठीक है, आज का ये टॉपिक आज ये पढ़ेंगे। यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम में बनता है मैं सभी बताता हुआ चलूंगा। और एक बात, जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना, आपको जब रिविजन करना है उसी तरीके से करना है। क्योंकि अगर आपको एग्रीकल्चर जल्दी से जल्दी याद करनी है तो आपको की पॉइंट को अपना बनाना पड़ेगा। अगर की पॉइंट आप अपना नहीं बना सकते तो फिर एग्रीकल्चर को जल्दी से आप कवर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें क्या क्या होता है भाई? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, शुष्क भूमि कृषि क्या होता है? ठीक है, ये मैं बता दूं। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसको समझाता हूं। देखो, इसमें लिखा हुआ पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित खेती को क्या बोला गया? शुष्क भूमि कृषि बोला गया। यानी इसका मतलब क्या है कि वहां ऐसे ये क्षेत्र होंगे जहां पर अगर बारिश होगी, वर्षा होगी, तो ये खेती संभव है। अगर बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, तो ये खेती नहीं कर सकते। यानी वो खेती जो केवल वर्षा पर ही निर्भर है, तो उसको बोला जाएगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या शुष्क भूमि कृषि। डेफिनेशन से 1-2 बार प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है। बस कि देखना क्या है कि शुष्क भूमि कृषि क्या है, कि जो पूरी तरह से बारिश पर ही डिपेंड करती है, वर्षा पर भी निर्भर रहती है, उसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोला गया है, शुष्क भूमि कृषि बोला गया। ठीक है, ये वाली आप डेफिनेशन यहां से याद करोगे। ठीक है, और तो अब आगे चलते हैं इसमें। देखो, यहां से तो आपको याद करना है, फिर इसके आगे पार्ट आएंगे, वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ये वाला ऐसा है कि यहां से 1 या 2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है। अब देखो, यहां पर पहले तो आपको ये देखना है, देखो, शुद्ध बुआई, नेट जो कल्टीवेटेड एरिया है हमारे पास कितना होता है, ये याद रखना बेटा आपको है, 142 मिलियन हेक्टेयर है। पहले तो यहां से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं बाद में एग्रीकल्चर की जियोग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आएंगे कि कितना एरिया है एग्रीकल्चर का, कितना सिंचित क्षेत्रफल है, किसका सबसे ज्यादा है, वो सब आगे कवर कर लेंगे जब अलग से टॉपिक आएगा। फिलहाल आपको ये याद करना है कि शुद्ध बुआई क्षेत्रफल या नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है भारत के अंदर, वो है 142। अब इस 142 में से, अब देखो, इस 142 में से ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क भूमि के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आ रहा है? 95 मिलियन हेक्टेयर। 95 मिलियन हेक्टेयर पर जो खेती की जा रही है, 142 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल में से 95 मिलियन हेक्टेयर पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। यह आपको याद रखना है। पूछेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध बुआई क्षेत्रफल में शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो कितना आता है? ऑप्शन में आएगा 50%, 60%, इस तरीके से आता जाएगा, 80% या 95%, इस तरीके से आपके ऑप्शन में आएगा। तो फिर 95% ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जाएगा। सॉरी, परसेंटेज मिलियन हेक्टेयर है, परसेंटेज में लगाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने दोनों में मेंशन कर रखा है, ये तो मिलियन हेक्टेयर में है, जो 95 मिलियन हेक्टेयर में है। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो फिर क्या है? 67, यानी 67% जो एरिया है शुद्ध बुआई क्षेत्रफल में से कवर करेगा आपका शुष्क भूमि
कृषि यानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। प्रश्न कितने हुए, अब देखते हुए चलना है यहाँ से कि वो खेती जो पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है, शुष्क भूमि कृषि है। डेफिनेशन यहीं से खत्म हो गई। भारत के अंतर्गत शुद्ध बुआई क्षेत्रफल कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अब इस 142 मिलियन हेक्टेयर में से ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, अगर वो मिलियन हेक्टेयर में पूछेगा तो 95 आएगा, अगर वो परसेंटेज के अंतर्गत पूछेगा तो फिर 67% आएगा। यहां से ये वाले परसेंट बनने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो एक हेडिंग इसमें लिखी हुई है, इसमें क्या है, शुष्क भूमि कृषि में फसल उत्पादन का प्रतिशत क्षेत्रफल, यानी जितना भी ये शुद्ध बुआई क्षेत्रफल हम कर रहे हैं, इसमें से जो ये शुष्क भूमि कृषि है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में से कितनी फसल का कितना प्रतिशत हमें प्राप्त हो रहा है, वो इसके आगे लिखा हुआ है। आपको यहां से याद करते हुए चलना है और बाद में भी रिवीजन के साथ में इसको याद करना है। जैसे जितने भी तमाम सीरियल यानी अनाज वाली, जैसे गेहूं, जौ, जई, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये क्या है, हमारी सीरियल क्रॉप है। और फिर जितनी भी दलहन फसल है, इन दोनों को मिलाकर, जैसे अगर आपसे पूछे कि शुष्क भूमि कृषि या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से अनाज वाली फसलों का कितना उत्पादन होता है, तो कितना उत्पादन होता है, 91% है। वैसे अगर पूछेगा कि शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत दलहन फसल का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होता है या कितना उत्पादन प्राप्त होता है, तो 91% जो योगदान देता है वो ये शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ही आ गया कि तिलहन फसल कितना प्रोडक्शन मिलता है हमें शुष्क भूमि कृषि से, तो 80% है। कपास का कितना, ओके, कपास का कितना क्षेत्रफल मिलता है, कपास का मिलता है 65% मिलता है। धान कितना ग्रो किया जाता है भाई शुष्क क्षेत्र में, 50%। गेहूं कितना क्षेत्रफल, कितना प्रोडक्शन देता है शुष्क में, ये है 19%। ठीक है, तो ये वाला आपको डाटा याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब ये समझ में आया हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो आ गया है। ओके, आ गया समझ में, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, प्रश्न समझ में आए यहां से कैसे कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न समझ में आए यहां से। ओके, ठीक है सिमरन, ठीक है, ओके, प्रश्न तो समझ में आ गए ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना, ये टॉपिक भी कवर करना है। हाँ जी, ओके ओके। देखो प्रश्न यही से है कि वो खेती जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रहती है, कौन सी खेती है भाई, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। फिर इसके आगे पार्ट पढ़ेंगे। शुद्ध बुआई क्षेत्रफल, नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, और इस 142 मिलियन हेक्टेयर में से कितने मिलियन हेक्टेयर पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है, 95 मिलियन हेक्टेयर पर। अगर 95 ना दे तो ये परसेंटेज में पूछेगा तो 67% आएगा। फिर अलग अलग फसल जो हम पूरे भारत में ले रहे हैं, उन फसलों से ड्राईलैंड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत कितना प्रोडक्शन होता है, तो अनाज का और दलहन का तो एक ही होगा, 91% है। ऑयल सीड क्रॉप कितना प्रोडक्शन देती है शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत, 80% है। कॉटन कितना देगी यानी कपास, 65%। राइस यानी धान कितना देगी, 50%। वीट यानी गेहूं कितना देगी, 90%। ठीक है, 19%। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये इसी के ही पार्ट है, इसी के ही पार्ट है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के। अब देखो यहां से अगर आप बिल्कुल इसको हिंदी में पढ़ना चाहोगे ना, तो हिंदी में भी नहीं आएगा। देखो पहले तो मैं यही समझा दूंगा इसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कैसे लिखा जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन भी देती है तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इसको ऐसा दे देगा। माना कि आपने डेफिनेशन पढ़ ली कि वो खेती जो पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है कहलाती है, तो आपने तो पढ़ रखा है शुष्क भूमि कृषि, लेकिन आपको नहीं मिलेगा हिंदी में लिखा हुआ। हिंदी में इस तरीके से देगा जिस तरीके से मैंने लिखा है, ये वाला ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में लिख देगा। इंग्लिश जानते हो ना क्या होता है, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो ये एहसास न हो कि पेपर इंग्लिश में आ गया, तो इंग्लिश की ऐसा वर्जन लिख देते हैं जिससे हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ लेता है। फिर आप उसमें ऑप्शन में ढूंढते फिरोगे यार शुष्क भूमि कृषि कहाँ आया, और बाई चांस आपकी किस्मत खराब हुई, ऐसा आ गया कि ए पर तो आ गया,
एक ऑप्शन बी पे और डी पे इनमें से कोई आ गया, इनमें से कोई नहीं आ गया, तो मैं गारंटी से बता सकता हूं आप इनमें से कोई नहीं वाला चॉइस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको शुष्क भूमि कृषि वहां पर ऑप्शन में नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो मैं देखो मैंने पूरा डाटा हिंदी में लिख रखा है, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूं। क्यों? वरना आप 100 में से 5 से 7 नंबर हमेशा गलती करके आओगे हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले तो सामने से इसको सही करके चल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना, तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करके चलना है। अब आगे चलते हैं। देखो जैसे ये दे रखा है यहाँ पर शुष्क, ये इसी का ही पार्ट है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को अब हमने पार्ट में बांट दिया, मैंने वैसे नहीं लिखा हेडिंग बनाकर, लेकिन क्योंकि हेडिंग से मतलब ही नहीं है, वहां पर भी पर्सन नहीं बनते, पर्सन यहां से बनेंगे। देखो जैसे ये शुष्क खेती है, इसको क्या बोला गया? ड्राई फार्मिंग। फिर वो आएगा, इसको ड्राई फार्मिंग ऐसे लिख देगा, ड्राई फार्मिंग। ठीक है, ड्राई फार्मिंग। तो फिर आप बेवकूफ बन जाओगे वहां पर कि हमने पूरा पढ़ रखा है। अब देखो इसमें इतना जितना लंबा चौड़ा ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी होती है ना, एक बार आप किताब से वेरीफाई करना, पहले तो आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको इतनी आसान भाषा में बना रखा है ना, जिससे आपको वो की पॉइंट मिले और वो भाषा मिले जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है। वरना इसमें आप एक बार किताब उठा के देख लेना क्या क्या लिखा मिलेगा। देखो अब यहां से क्या है, उन क्षेत्रों में फसलों की खेती करना। ठीक है भाई, जो क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र? अभी जो हम पीछे बढ़ के आए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र, उसी के अंतर्गत एक खेती आती है शुष्क खेती। तो उन क्षेत्रों में फसलों की खेती करना, कहां पर? जहां की वार्षिक वर्षा, ठीक है ना, जहां की वार्षिक वर्षा कितनी होगी? 750 मिलीमीटर से कम होगी। यानी वार्षिक वर्षा कितनी होगी? 750 मिलीमीटर से कम होगी। तो वो खेती कौन सी कहलाएगी? शुष्क खेती कहलाएगी या ड्राई फार्मिंग कहलाएगी। ठीक है, जब भी आएगा कि वो खेती, वह फसल या वो खेती करना जहां की वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल है, वो लेस देन 750 है, 750 है, तो उसको क्या बोला गया? ड्राईलैंड फार्मिंग बोला गया। यानी उन क्षेत्रों में अगर आप खेती करना चाहते हो जहां प्रत्येक वर्ष 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उस खेती को क्या बोला जाएगा? ड्राईलैंड फार्मिंग बोला जाएगा या शुष्क खेती बोला जाएगा। आपको क्या याद रखना है? देखो ये तो लिख के देगा, ये तो आएगा ही आएगा कि वे क्षेत्र है, ठीक है, फसलों की खेती ही कर रहे हो, लेकिन ये फसल की खेती और कौन से क्षेत्र में कर रहे हो? जहां की वार्षिक वर्षा क्या है बेटा? जहां की वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर 750 मिलीमीटर से वर्षा कम है और खेती कर रहे हो, शुष्क खेती है। ठीक है, याद हुआ? अब आगे वाले की पॉइंट पर चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि जब हमें पता है भाई 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होगी, तो इसका मतलब है लंबे समय तक सूखा रहेगा, क्योंकि इतनी वर्षा तो काफी नहीं है। 750 मिलीमीटर वर्षा होगी तो ये कम ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? लंबे समय तक जलवायु शुष्क। भाई जलवायु तो शुष्क रहेगी क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है, तो नमी कम रहेगी, तो उसी कारण जलवायु भी शुष्क रहेगी। तो रहने के कारण फसलों का खराब होना कॉमन है। फसलों का खराब होना, पता है इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर। ठीक है, ये याद रखना। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी खेती के अंतर्गत फसलों का खराब होना यानी क्रॉप फेलियर सामान्य बात है। कॉमन मैंने लिख रखा है, कॉमन को क्या बोलते हैं? सामान्य। कॉमन को क्या बोला गया? सामान्य। ठीक है, यानी सामान्य यानी आम बात है कि देखो भाई, जब यह खेती कर रहे हो आप, वर्षा की मात्रा 750 मिलीमीटर से कम है, तो पानी कम होगा। आपने फसल लगाई, तो फसल लगाई पानी के अभाव में, पानी की कमी के अभाव में, जो फसल है खराब तो होगी ना, क्योंकि जब नमी ही नहीं है तो फसल खराब होना आम बात है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या याद रखे? क्रॉप फेलियर इज कॉमन। ठीक है, तो लंबे समय तक रहेगा तो क्या हो जाएगा? शुष्क रहेगी जलवायु और उसके कारण फसल का खराब होना आम बात है। ठीक है, प्रश्न ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खेती के अंतर्गत फसलों का खराब होना सामान्य बात है? यहां पर ऐसे देखो बेटा, ऑप्शन देखना, शुष्क खेती, ठीक है ना, और एक और आगे आएगी इसमें से, हाँ ये रहा शुष्क भूमि खेती। ठीक है, दूसरा कौन सा है? शुष्क भूमि, शुष्क भूमि खेती। और एक कौन सी है? वर्षा आधारित खेती, रेनफेड फार्मिंग। तो आप क्या करोगे? इनमें से जब प्रश्न आएगा बन के निम्नलिखित में से कौन सी वो खेती है जिसके अंतर्गत फसलों का खराब होना आम बात है, तो फिर कौन सा जाएगा ऑप्शन? ये वाला शुष्क खेती वाला राइट जाएगा। याद रखना, एक एक की पॉइंट ऐसे पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना इसको बीएससी की तरह कि केवल ये की पॉइंट लिखे हुए हैं, इनके नीचे कुछ
ऐसा लिखा हुआ हिंदी में तो याद नहीं होगा, अगर आप साथ के साथ पर्सन को अपने दिमाग में जनरेट करते हो चलोगे तो आपकी समझ में आएगा। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से शुष्क खेती कौन से क्षेत्र में की जाती है, ये लिखा हुआ भाई देखो, शुष्क खेती कहाँ की जाती है, शुष्क क्षेत्र में ही की जाएगी भाई, एराइड रीजन में की जाती है, ये याद रखना। और एक पूछेगा निम्नलिखित में से, 3 ऑप्शन मैंने दिए, उन्हीं में से देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वो खेती है जिसमें अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम अपनाया जाता है, यानी सुझाव दिया जाता है। अब ये अल्टरनेट यानी वैकल्पिक भूमि उपयोग, फिर मैं बोलूंगा वैकल्पिक भूमि उपयोग को आप वैकल्पिक में ही रखना, यानी चॉइस में ही रखना, थोड़ा सा याद करना, बाकी इसको याद करना। अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम किस में अपनाया जाता है, शुष्क खेती में। क्या होता है भैया बता देता हूं, जैसे आपके पास में ये फील्ड है, आपने इस वर्ष क्या किया, इसमें गेहूं की खेती कर ली, ठीक है, इसमें गेहूं की खेती कर ली, तो अगले साल जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा आपको खेत खाली छोड़ना पड़ेगा, आपको खेत क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा। तो जब आपने एक बार खेती की, एक बार खेत खाली छोड़ा, दूसरी बार खेती की, तो इसको ही बोलते हैं वैकल्पिक भूमि उपयोग, यानी आपने एक बार भूमि का प्रयोग किया, दूसरी बार खाली छोड़कर भूमि को खाली छोड़ दिया, फिर तीसरी बार आपने उसमें फसल को उगाया, तो इसी को ही बोला जाता है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, ठीक है। तो ये किस में अपनाया जाता है, शुष्क खेती के अंतर्गत अपनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी वो खेती है जिसका मुख्य उद्देश्य नमी संरक्षण करना है, ये लिखा हुआ देखो बच्चों, नमी संरक्षण किसका मुख्य उद्देश्य है, मॉइस्चर कंजर्वेशन किसका उद्देश्य है, मुख्य शुष्क खेती का है, ठीक है। अब यहां से एक पूछेगा निम्नलिखित में से शुष्क खेती के अंतर्गत फसल उगाने की अवधि कितनी है, ये लिखी हुई है देखो, फसल उगाने की अवधि कितनी है, ग्रोइंग पीरियड कितना है क्रॉप का, तो ये 75 दिन से कम होना चाहिए। यानी अगर आप शुष्क खेती करना चाह रहे हो, ऐसा आपके पास में क्षेत्र है जहां पर 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और आप वहां पर फसल को उगाना चाहते हो, तो आपको ऐसी फसल को लेना पड़ेगा जो अपनी वृद्धि 75 दिन से पहले कर लेगी, यानी आप उनकी हार्वेस्टिंग या कटाई 75 दिन से पहले कर सकते हो, तो ये ग्रोइंग पीरियड हो गया, ठीक है। जब पर्सन आएगा ना बन के निम्नलिखित में से शुष्क खेती के अंतर्गत फसल उगाने की अवधि कितनी होती है, तो ऐसा आएगा 75 दिन से कम, 75 दिन से अधिक, 100 दिन या 200 दिन से अधिक, तो क्या जाएगा 75 दिन से कम। ये वाले इसका की पॉइंट सभी खत्म हुए। अब बताओ समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़े, समझ में आया बच्चों, समझ में आया, ओके। देखो जिस तरीके से मैं बताता हुआ चल रहा हूं, एक एक पॉइंट पहले मैं प्रश्न बता रहा हूं, फिर इसके की पॉइंट समझा रहा हूं, उसी तरीके से आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगी एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे आगे, ठीक है, ठीक है, ओके, रिया मुकुल ठीक है, अनुष्का ठीक है, साहिर ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। बाकी जल्दी जल्दी टाइप, सभी को टाइप करना होता है बच्चों, सभी को। अब ऐसा नहीं है कि इन सभी ने कर दिया, और मैं फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी अपना ऐसा ना सोचे कि अगर 10 कमेंट आ रहे यस सर कि हमारी समझ में आ गया, और एक बच्चे की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने क्या किया, श्रम के मारे कि यार कभी मुझे कोई ये बोले यार इसकी अकेले की समझ में नहीं आ रहा है, सबकी समझ में आ गया, और वो मैसेज ना टाइप करे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, बिल्कुल अंजलि मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार देखो उसको। शुष्क खेती पहले देखो, सबसे पहले माइंड इतना फ्रेश करके बैठो कि हमें जो बताया जा रहा है कि उसमें क्या आना है। प्रश्न पहले ही आता है, पहले मैं प्रश्न बताता हूं, चलता हूं, इस पूरी शुष्क खेती के कितने प्रश्न बनते हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। देखो पहला कि वो खेती जो 750 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। माना कि जैसे हमारा गुरुकुल का क्षेत्र है, यहाँ की वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक हो रही है, तो फिर हम शुष्क खेती नहीं कर सकते। शुष्क खेती का मतलब क्या है कि यार हमारे पास में यहाँ पर ना तो कोई इरिगेशन कर सकते हो आप, क्योंकि ये पार्ट किसका है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ के आए ना, क्योंकि उसमें जो पूरी तरह से वर्षा पर आधारित खेती होती है, यानी हमें सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसे क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, या आवश्यकता होगी तो वहां पानी भी नहीं है,
तो पानी के बिना आप सिंचाई नहीं कर सकते। तो ऐसे क्षेत्र हमें दे दिए गए हैं कि जहां पर पानी नहीं है लेकिन हमें फसल ग्रो करनी है, तो फिर तो हम भगवान भरोसे रहते हैं। बोलते हैं ना कि कृषि मानसून का जुआ होती है। तो अगर बारिश होगी तो हम खेती करेंगे, फिर बारिश के आधार पर देखेंगे, बारिश की मात्रा के आधार पर देखेंगे कि हम खेती कौन कौन सी करेंगे। एक तो हमारे पास में शुष्क खेती है, एक शुष्क भूमि खेती है, और एक आगे रेनफेड फार्मिंग है यानी वर्षा आधारित खेती है। तो ये कब कब करेंगे, वर्षा की मात्रा के आधार पर करेंगे। अगर 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई तो हमें पता है कि भाई ये पानी बहुत ही कम है, तो हमें ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें फसल ऐसी लेंगे हम जो यहाँ 75 दिन से कम में अपनी वृद्धि कर लेगी। तो अगर ऐसा पूछेगा कि वो क्षेत्र जहां पर 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है कौन सी खेती की जाएगी, शुष्क खेती। अब शुष्क खेती की गई है भाई, पानी की मात्रा कम है, तो लंबे समय तक जलवायु जब शुष्क रहेगी और लंबे समय तक सूखा पड़ेगा, भाई फसल तो खराब होगी ही ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर कि लंबे समय तक जब जलवायु शुष्क रहेगी तो फसलों का खराब होना आम बात है। पूछेगा कौन सी खेती के अंतर्गत फसलों का खराब होना आम बात है, शुष्क खेती के अंतर्गत। फिर तीसरा ये पॉइंट है कि शुष्क खेती कौन सी क्षेत्र में अपनाई जाती है। भाई देखो जहां पर ज्यादा नमी है वहां तो नहीं अपना सकते, क्योंकि शुष्क अपने नाम से ये बताता है, तो शुष्क क्षेत्रों में ये अपनाई जाएगी। ठीक है, अब फिर आपके पास में पानी तो लिमिटेड हो गया, 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हो गई, तो पानी लिमिटेड है। आप रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर उसमें खेती नहीं कर पाए। इस बार आपने खेती कर ली तो जो आपने खेती की है, जो उसके अंदर खेती में नमी थी वो तो वो फसल चूस जाएगी, वो तो एब्जॉर्प्शन कर लेगी उसको। फिर अगली फसल के लिए तो कोई नमी नहीं बचेगी, तो फिर उसमें क्या करते हैं, एक साल खाली छोड़ देते हैं, तीसरे साल में फिर फसल उगा देते हैं। तो उसी को ही बोला जाता है अल्टर नेट लैंड यूज सिस्टम, यानी वैकल्पिक भूमि उपयोग। एक बार भूमि का उपयोग कर लीजिए, एक बार खाली छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नमी बन जाएगी, फिर तीसरे साल फिर उसमें फसल ग्रो कर लीजिए, यही बोला गया। पूछेगा अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम कौन सी खेती में अपनाया जाता है, शुष्क खेती में। और फिर भाई अगर हमें खेती करनी है और शुष्क खेती करनी है तो पहले पानी को तो बचाना पड़ेगा ना, तो नमी को संरक्षित करना पड़ेगा। जैसे आपको मिट्टी की जुताई करके उसको पाटा लगाकर ढक देना चाहिए, वो ढक जाएगी तो अंदर उसके नमी रह जाएगी। तो इसी का ही मुख्य उद्देश्य क्या है, नमी संरक्षण करना होता है। तो पूछेगा नमी संरक्षण किसका मुख्य उद्देश्य है, तो किसका, शुष्क खेती का है। अब भाई जब हमारे पास में पानी भी कम है तो हमें फसल भी तो ऐसी चाहिए ना जो कम से कम पानी में अपनी वृद्धि कर ले और हार्वेस्टिंग तक अपना पानी इतना उपयोग कर ले जो हमारी खेती में उपयुक्ता। तो वही है कि फसल उगाने की अवधि कितनी हो गई, हमें इसमें 75 दिन से कम, यानी जैसे मूंग उड़द दाल, जितनी दाल वाली फसलें है ना वो सारी आप इसमें ले सकते हो। गेहूं ले सकते हो कि आप इसमें नहीं ले सकते। कितनी सिंचाई चाहिए, 6 सिंचाई चाहिए। 110 से 120 दिन की फसल है वो भाई, 3 से 4 महीने की क्रॉप है और इतने दिन तक तो उसमें नमी नहीं रहेगी, तो वो नहीं ले सकते। इसलिए ऐसी फसल हमें लेनी पड़ेगी इसमें जो अपनी वृद्धि 75 दिन से पहले कवर कर लेगी। और जो मोस्टली इसमें ली जाती है वो शुष्क खेती है, वो दलहन फसल है। अब आया समझ में, अब बढ़ जाओ आगे। अगर नहीं समझ में आया होगा ना, जस्ट जब मैं तीनों खेती पढ़ा दूंगा ना तो आपकी समझ में फिर एकदम आ जाएगा। चलो बढ़ते आप आगे। देखो अब ये उसी का ही है। अब आप शुष्क खेती पढ़ के आए हो, अब यहां देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, शुष्क भूमि खेती। अब बोलोगे सर ये तो मैं अभी शुरू में ही पढ़ के आया हूं, क्या पढ़ के आए हो, वो शुष्क भूमि खेती नहीं। बच्चों एक बार ध्यान से देखो वो क्या है, शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि, ये लिखा हुआ देखो, ये शुष्क भूमि कृषि है। तभी तो हिंदी मीडियम की जो टर्म है ना ये आपको इतना कंफ्यूजन में डाल देगी, इतना डाल देगी कि आप चाहकर भी सही आंसर नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए बोलता है उसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर याद करना। देखो वरना देखो यहाँ भी क्या है, शुष्क खेती है और यहाँ क्या है, शुष्क भूमि खेती। ठीक है, तो फिर क्या है, शुष्क भूमि खेती या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड फार्मिंग, जो भी मैंने बताया ना इसको याद करना। इसको ऐसे लिख देगा हिंदी में, ड्राई लैंड फार्मिंग, और जो शुरू में हमने बताई थी वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का मतलब है जिसमें पूरी की पूरी खेती की जा रही है, और ये खेती उसी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। ओके, अब देखो इसको समझते हैं। देखो इसमें ज्यादा तो परेशान होने की बात ही नहीं है। पता है क्या, इसमें की पॉइंट पकड़ने वाले हैं कि 750 मिलीमीटर से जिस भी क्षेत्र में हम खेती करेंगे कि 750 मिलीमीटर से कम वर्षा है वहां पर खेती की गई, शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग है। अगर अब देखो हमारे पास में क्या है, अब यहां देखो ये वही चीज लिख रखी है, उन क्षेत्रों में फसलों की खेती करना। ठीक है भाई, जो उनसे भी क्षेत्र है करवाओ आप। हमें ये बताओ वर्षा की मात्रा कितनी है। वर्षा की मात्रा अगर उसने बोल दी कि 750 मिलीमीटर से 1150 मिलीमीटर के मध्य होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्राई लैंड
फार्मिंग बोला जाएगा। यानी ऐसे क्षेत्र है जहां पर 750 मिलीमीटर से, यानी ये यहां पर देखेगा 750 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर के मध्य अगर वर्षा होती है और आप जो खेती कर रहे हो इन वर्षा के बीच में, तो उसको क्या बोला गया? शुष्क भूमि खेती बोला गया, ड्राईलैंड फार्मिंग बोला गया। ठीक है ना, ड्राईलैंड फार्मिंग बोला गया, ड्राईलैंड फार्मिंग बोला गया उसमें। ठीक है, अगर इसमें अगर 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र देगा, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग है। अगर 750 से 1100 मिलीमीटर वाले क्षेत्र देगा और उनके मध्य आप खेती कर रहे हो, तो कौन सी खेती है? शुष्क भूमि खेती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो वो शुष्क भूमि खेती कहां पर की जाती है भाई? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अगर केवल शुष्क क्षेत्र देता तो वो कौन सी है? वो शुष्क खेती है। वो कौन सी है? शुष्क खेती है, ड्राई फार्मिंग है। लेकिन अर्ध का मतलब है यहाँ थोड़ी बहुत ही नमी हो जाएगी। भाई देखो ओबियसली बातें होगी, जब 750 मिलीमीटर वर्षा हुई और कहां तक हुई? 1100, तो 750 से 1100 के मध्य अगर बारिश हुई तो थोड़ी नमी तो होगी ना। तो ये कैसे क्षेत्र हो जाएंगे? अर्ध शुष्क, सेमी एरिड क्षेत्र में ये की जाती है। पूछेगा ड्राई लैंड फार्मिंग कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अर्ध शुष्क क्षेत्र या सेमी एरिड रीजन में अपनाई जाती है। फिर इसमें क्या है? इसमें आपको मृदा नमी के साथ साथ में मृदा संरक्षण भी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी शुष्क खेती क्या बोलती है? केवल उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमी संरक्षण कर दीजिए। अब यहां पर थोड़ी वर्षा बढ़ी भाई, 750 मिलीमीटर से 1150 भी बोल सकते हो आप, 1100 मिलीमीटर के मध्य बारिश होगी। तो जब बारिश होगी नमी तो जाएगी, लेकिन बारिश का बहाव के कारण जो पानी है वो थोड़ा तेजी से बहेगा, उसके कारण जो मृदा है ना वो कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। तो इसीलिए बोला गया कि इसमें मृदा नमी के साथ साथ में आपको मृदा संरक्षण, सोयल कंजर्वेशन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर मृदा नमी और मृदा संरक्षण किसका मुख्य उद्देश्य है, तो शुष्क भूमि खेती आएगा। और केवल मृदा नमी किसका उद्देश्य है, तो शुष्क खेती आएगा। ठीक है, अब इसमें फसल अवधि कितनी होगी भाई? फसल अवधि बढ़ानी पड़ेगी ना। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? थोड़ी, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, और पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपको फसल अवधि बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें फसल उगाने की अवधि कितनी है? ग्रोइंग पीरियड कितना है? 200 दिन से कम का, 200 दिन से कम का। यानी अब आप इसमें गेहूं ले सकते हो, अब इसमें गेहूं ले सकते हो आप। इसमें सर हम इसमें धान ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि धान की खेती करने के लिए पानी 5 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए उसके खेत में, जब तक उसकी प्रजनन अवस्था ना आ जाए, उसमें फ्लावरिंग ना आए, उसमें बालियां ना निकले, तब तक उसमें 5 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए। तो वो तो जहां पर बिल्कुल बाढ़ की तरह पानी होगा वहां पर आप खेती कर सकते हो, वरना ये नहीं ले सकते। तो 200 दिन में से अब आपको देगा। और हाँ एक बात बता दूं, इसमें ऐसे नहीं देगा आपको 150 दिन, 190 दिन, ठीक है, 160 दिन, ऐसे बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिल्कुल एग्जैक्ट देगा। एग्जैक्ट कैसे देगा? कि जैसे शुष्क खेती के अंतर्गत पूछेगा कितने दिन का ग्रोविंग पीरियड होता है, तो 75 दिन से कम का। और अगर क्या नाम है इसमें ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत पूछेगा कितना ग्रोविंग पीरियड होता है, तो 200 दिन का। देखो ऐसा करेगा, इस तरीके से ऑप्शन देता है। 75 दिन से कम का, 200 दिन से कम का, या 200 दिन से अधिक का, या 75 दिन से अधिक का। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा एक सवाल उठा सकते हो कि सर आप 75 दिन से अधिक बोल रहे हो तो फिर 200 के समीप हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने आपको दोनों टर्म सेटिस्फाई करने के लिए दिया है। देखो एक तो ये है वाली है कि आपको 200 जो दिन से कम का ग्रोइंग पीरियड है वो आपको इसमें चॉइस करना है। ठीक है, ओके, आया है समझ में? क्या ये दूसरे वाली खेती भी कम समझ में आई? दूसरे वाली खेती समझ में आई? दूसरे वाली खेती समझ में आई? जल्दी से बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बोलिए। ये सर ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना, बस उस तरीके से की पॉइंट पकड़ते हुए चल जाइए, एक की पॉइंट भी नहीं छूटेगा। और जिस तरीके से जितने मैं पर्सन बना रहा हूं ना एक टॉपिक से, बाहर नहीं जाने वाला एक पर्सन भी। ठीक है, बाहर नहीं जाने वाला। ओके ओके, आगे आगे नए बच्चे बोलो। अंजलि, भावना, ये बोलिए, समझ में आया?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कीड़ा है भाई, इसे रिलेटेड है। ओके ओके ओके। भावना, आपकी समझ में आया? ओके ओके ओके, चलते आगे। देखो अब ये पढ़ ली, अब तीसरी खेती आ गई। ये तीसरी खेती कौन सी आ गई भाई? वर्षा आधारित खेती आ गई। ये कौन सी आ गई भाई हमारी खेती? वर्षा आधारित खेती आ गई, जिसको रेन फेड फार्मिंग बोला गया। अभी देखो, अब मैं छोटा सा रिवीजन आपका करा देता हूं। देखो, 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई तो कौन सी खेती हुई? कौन सी खेती हो गई? शुष्क खेती। अगर 750, यहीं से पकड़ना जहां पर यह खत्म करता है उससे नीचे, और 1100 मिलीमीटर के मध्य वाले क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी खेती हुई? कौन सी खेती हुई बच्चों? ये हुई आपके ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है ना, शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि खेती, नहीं सर, ओके, ठीक है। अब इसमें से क्या है? अब ये देखो, अब 1100 पे से लैंड कर दिया, तो ये क्या बोलेगा कि अब यहां से तो जरूरी है बोलेगा कि 1100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो आप खेती करोगे तो उसी को तो बोला जाएगा वर्षा आधारित खेती, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा ही बहुत ज्यादा है। एक बार मैं तीनों का रिकैप ले लेता हूँ कि अगर ये पूछे कि वे क्षेत्र है, देखो पहले तो अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए जो खेती की जा रही है। ये तीनों प्रकार की खेती है, एक निश्चित इनमें से आपके एग्जाम में आएगी। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि बताया क्या जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये ऐसे क्षेत्र है, अभी तो आप अपने क्षेत्र में खेती कर रहे हो, ठीक है ना। देखो लड़कों की समझ में आ जाएगा, मैं मान रहा हूं लड़कियों की इसलिए समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, क्योंकि वो एक तो फील्ड पे नहीं जाती है, ठीक है। अब आपके क्षेत्र में जो खेती हो रही है, आपके खेत क्षेत्र में क्या है? पानी भरमार है, पूरी मात्रा है आपके। आपने क्या क्या, ट्यूबवेल चला दी, पानी दे दिया, सिंचाई की नालियां बनी हुई हैं, नहरें, रजवाएं, उनसे पानी दे दिया, तो आपके पास में तो कोई भी फसल ले सकते हो, वहां ऐसी लिमिटेड नहीं है। आप चले जाओ इधर, जिधर राजस्थान है, वहां पर अधिकतर आपको ये शुष्क क्षेत्र मिल जाएंगे। यानी अगर आपको फसल तो उगानी है, फसल उगाओगे तो उसी के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, और पानी के लिए वहां पर कोई स्रोत नहीं है, ना तो नहरें, ना ट्यूबवेल है, ना तालाब है, ठीक है। तो आपको फिर क्या है? फिर आपको वर्षा पर आधारित रहना पड़ेगा। फिर हमें ये साइंटिस्टों ने ये खेती बांटी है कि अगर वर्षा की जितनी जितनी मात्रा है उसी के आधार पर हमें खेती बांटनी है। अगर 750 मिलीमीटर से किसी भी क्षेत्र में वर्षा होती है और उस 750 मिलीमीटर में से, सॉरी 750 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रफल में जो आप खेती करोगे शुष्क खेती कहलाएगी। फिर उसके की पॉइंट मैंने नीचे समझा दिए थे। अगर आप 750 से 1100 मिलीमीटर वाले क्षेत्र में कहीं बारिश हो रही है और उसके वहां पर आप खेती कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा शुष्क भूमि खेती। अब अगर 1100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, ये लिखा हुआ है देखो, उन क्षेत्रों में फसलों की खेती करना जहां की वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक है, 1150 मिलीमीटर से अधिक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा वर्षा आधारित खेती, ठीक है। उसी को बोला जाएगा वर्षा आधारित खेती। अब यह वर्षा आधारित खेती है कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है? भाई यहाँ तो जो वर्षा आधारित खेती, क्योंकि ये इतनी है रेनफेड फार्मिंग, इतनी वर्षा हो जाएगी यहाँ पर कि अब यहाँ पर आपको नमी संरक्षित नहीं करना है कि पानी को रखकर नमी को इकट्ठा करके नमी संरक्षण नहीं करना, आपको पानी निकालना पड़ेगा। अब बारिश इतनी हो जाएगी आपको पानी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो में कैसे क्षेत्र हो जाएंगे? जब पानी ज्यादा हो गया, आर्द्र, आर्द्र माने गीले हो जाएंगे, आर्द्र व उपाद्र। तो पूछेगा वर्षा आधारित खेती कौन से क्षेत्र में अपनाई जाती है? ह्यूमिड और सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या ये दिया? मुख्य उद्देश्य क्या है? जल निकास। जल निकास पता है क्या बोलता है? कि किसी भी क्षेत्र से अत्यधिक जल की मात्रा को बाहर निकालना। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र है और आवश्यकता से अधिक जल, जैसे आपके फील्ड में पानी भर गया, आपको लग रहा है यार ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देगा, इतना पानी नहीं चाहिए, तो उसमें से जो आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता जितनी आवश्यकता थी और उससे अधिक भर गया, तो वो जो आवश्यकता से अधिक जल है वो आपने खेत से बाहर निकाल दिया, उसको जल निकास बोलते हैं। अब वर्षा इतनी होगी, बारिश इतनी होगी, तो आपके खेत में पानी तो भरेगा, तो जितनी फसल को चाहिए उतना रख लीजिए, बाकी को निकाल दीजिए। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? जल निकास हो गया। और इसमें फसल उगाने की अवधि क्या हो गई? फसल उगाने की अवधि इसमें क्या हो गई? 200 दिन से अधिक की होगी। समझ में आ गया ये वाली? क्या तीनों टर्म समझ में आ गई हैं? तीनों के टर्म और इन टर्म के की पॉइंट्स समझ में आ गए? क्वेश्चन समझ में आ गए कि कैसे कैसे बनेंगे? जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। क्या समझ में आ गया?
ओके, एक बात और देखो, हाँ लास्ट वाला देखो, देखो समझा देता हूँ। देखो पता है, हाँ ये सही, ओके ओके, हाँ समझ, देखो अंजलि देखो इसमें, अभी हम पूरी की पूरी वर्षा की मात्रा पर बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 यूनिट है। एक क्या है, एक तो 750 मिलीमीटर से कम है की पूर्णता आप पढ़ी लोगे उसके अंतर्गत। एक क्या है फिर 750 से पकड़ लीजिए, 750 से 1100 मिलीमीटर वाली यूनिट है। और एक कौन सी है, एक 1100 मिलीमीटर से अधिक वाली। यानी ये कौन से, ये एक ऐसे 3 क्षेत्रों में ऐसे साइंटिस्टों ने इनको बांट दिया खेती को, कि ये भारत के वे क्षेत्रफल है कि जहां पर पूरे वर्ष में अगर 750 मिलीमीटर वर्षा होती है कोई से क्षेत्र में और आप वहां पर खेती कर रहे हो, तो वो कौन सी होगी, शुष्क खेती। और अगर किसी क्षेत्र में 750 से 1100 मिलीमीटर के मध्य बारिश होती है और उन क्षेत्रों में आप खेती कर रहे हो, तो वो कौन सी खेती है, वो शुष्क भूमि खेती है। अगर 1150 मिलीमीटर, अब 1150 मिलीमीटर बहुत बारिश बैठती है, बहुत ज्यादा बारिश बैठती है, इतनी वर्षा हो जाती है कि पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा। माना जैसे बाढ़ आ जाती है ना, जैसे अपना इधर हरिद्वार की साइड जो लक्सर क्षेत्र है, अधिकतर क्या होता है उसमें, जब बारिश ज्यादा होने लगती है 2-4 दिन हो जाती है तो लक्सर में बाढ़ आ जाती है। तो इसका मतलब है कि उस समय 1150 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा हो रही है। और अगर 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है और आप उसमें वो खेती करना चाह रहे हो उन क्षेत्रों में, तो उसको ही तो बोला जाएगा वर्षा आधारित खेती। थोड़ा इनके नाम से याद करते हो चलो, देखो ये अपने आप बोल दिया डेफिनेशन, वर्षा आधारित खेती। यानी वर्षा की इतनी मात्रा है ना, इतनी मात्रा है कि आप खेती यहां पर करोगे तो वर्षा का पानी आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, आया नहीं सर समझ में, ओके। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा वो पानी। और दोबारा समझा देता हूँ भावना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जब यहाँ पर 1150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वे जो क्षेत्र है वे अब सूखे नहीं रहेंगे, वहां पर पानी के बढ़ने के कारण अब वे गीले हो जाएंगे। तो उन गीले क्षेत्रों को ही आर्द्र और उपाद्र बोला गया। अब वो पूछेगा कि वर्षा आधारित खेती कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो ऑप्शन में आएगा शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो फिर कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, आर्द्र क्षेत्र को आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आर्द्र क्षेत्र को आपको टिक करना पड़ेगा। अब पानी ज्यादा हो गया तो आपको पानी ज्यादा हो गया और फसल आपको उगानी है, माने कि लक्सर में पानी ज्यादा हो गया, फसल तो तब भी उगानी पड़ेगी, तो वहां से पहले उस खेत से थोड़ा पानी निकाल दीजिए और फिर धान लगा दीजिए। यहां पर आप धान की फसल लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, पानी निकाल दीजिए, तो उसी को ही जल निकास बोला गया है। ये आगे सोल साइंस में भी आपकी समझ में आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि ये पूरे का पूरे टॉपिक आगे कवर करने वाला हूं मैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जल निकास है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल को बाहर निकाल दीजिए, उसको जल निकास बोल दिया। तो मुख्य उद्देश्य पूछेगा निम्नलिखित में से जल निकास कौन सी खेती का मुख्य उद्देश्य है, शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती या वर्षा आधारित खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपको किसका लगाना पड़ेगा, वर्षा आधारित खेती को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आया। अब ग्रोविंग पीरियड तो ठीक है भाई, 200 दिन से अधिक है, आप इसमें कोई सी फसल ले सकते हो जो लंबे समय वाली भी होगी। ठीक है, 2-4-5 महीने वाली भी होगी, आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने अभी बारिश की बात की है। देखो अब इसको ना, अब पता क्या करना है आपको, अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाए, फिर भी थोड़ा बहुत अगर इसमें कंफ्यूजन आ जाए, तो क्या करना होता है, आपको ये रिकॉर्डेड जितने भी लिंक गए हुए हैं ग्रुप में, लिंक गए हुए हैं, उन पे आप क्लिक करोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ही मिलने वाली में, और किसी को नहीं मिलेगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये आपके लिए वहां पर उसमें यूट्यूब पे है, हाँ, जो हमारा ही खुद का वहां पर स्टोर है, उसमें ये आपको मिल जाएगी। और एक बार इसको 2x की स्पीड पे देख लेना, फिर दोबारा से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। ओके, अब देखो सूखा। अभी तक तुमने बारिश में बोला ना मैंने, कि बारिश में अभी तक तुमने पकौड़े वकौड़े ही खाए हैं, और बारिश में अब देखो बारिश के लिए पढ़ना भी पड़ता है, कि बारिश की बूंदों का आकार पढ़ के आए हम, और हम ये पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब बारिश की बूंदों का आकार भी हमने पढ़ा है। ओके, अरे ये इसको करना, हाँ। तो अब सूखा देखते हैं, सूखा क्या बोलता है। देखो ये एग्जैक्ट जो डेफिनेशन सूखे की दे रखी है ना, कि सूखा वह स्थिति है, सूखा वह स्थिति है जब वास्तविक मौसम वर्षा में 2 बार से अधिक माध्य विचलन की कमी होती है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ना
नेट एग्रोनॉमी में आई थी। एग्जैक्ट इसका मतलब पता है क्या बोल रहा है ये, कि अगर आपके एक साल में ना कोई मौसम है कि आपको मानसून आने थे जून जुलाई में, लेकिन एक साल में क्या किया, इस साल भी जून में भी मौसम नहीं आए, मानसून नहीं आए, और फिर उसके जस्ट 2 महीने बाद भी मानसून नहीं आए, तो इसका मतलब है वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। तो ये सूखे की स्थिति दर्शाती है। ये तो आपको एट इजी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी अगर कहीं आती तो है, क्योंकि ये तो बहुत हाई लेवल एग्जाम में आती है। बाकी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से देखना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं मैं। मौसमी सूखा, जिसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला गया, मैंने बोला ना कि जब भी आप इसमें चलोगे आगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म को पढ़ते हुए चलना है। हिंदी और इंग्लिश क्या बोलता है, देखो एक बात तो पहले डेफिनेशन बाद में पढ़ा करो, पहले यहीं से देखा करो कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मौसमी सूखा, यार एक तो सूखा बता रहा है, फिर ये मौसम भी बना रहा है, ठीक है, कि मौसमी और सूखा, इसका मतलब मौसम में कुछ गड़बड़ होने वाली है भाई। अगर सूखा पड़ेगा तो मौसम के कारण पड़ेगा, यानी अब मौसम क्या हो गया, मौसम वही हो गया ना कि अगर मानसून नहीं आए तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, और वो जो सूखा पड़ेगा वही मौसमी सूखा है। इसीलिए अब इसको किताबी भाषा में देख लेते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं ना, जितना आप एग्रीकल्चर को अपनी भाषा में पढ़ के चलोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिंदगी भर कैसे बोल रहा हूँ सर, मैं तो कल को भूल जाता हूँ, परसों को भूल जाऊंगा, अरे नहीं भूलोगे अगर आप रिविजन दोगे, रेगुलर रिविजन देना पड़ता है उसमें भी, ठीक है ना। तो मौसमी सूखा देखो पहले मैं पढ़ता हूं फिर इसको समझाता हूं कि इसमें क्या है। सुमित सभी पढ़ाए जाएंगे बेटा आगे, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाए जाएंगे। एनिमल को तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना उसमें तो अलग तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। देखो पता है क्या, मैं ये एग्रीकल्चर है 2 या 3 महीने में यार खत्म हो सकती है, लेकिन पता है क्या, बस ऐसे में फिर पढ़ता जाऊंगा कि जब किसी अवधि में किसी क्षेत्र में औसत वर्षा 25% से कम हुई, ये इतना हो गया। अगर तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, देखो एक तो ऐसे मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में, इसलिए मैं प्रत्येक कमेंट देखता हूं यहां पर कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अब एग्रीकल्चर के एग्जाम अब कोई भी उठा के देख लेना, अब डायरेक्ट पर्सन नहीं आ रहा है, बहुत घुमा फिरा के इनके अंदर से पर्सन आ रहे हैं, और वही मैं घुमा फिरा कर कंसेप्चुअल पर्सन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्यों, क्योंकि जिससे आप एग्जाम में बैठो तो हमें यह ना बोलो यार कि पढ़ा हुआ नहीं आया, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एग्जाम में बैठते ही ये बोलो कि यार जो सर ने पढ़ा रखा था वो आया है। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है मेरे वाले इसमें सब्जेक्टों में, लेकिन मैं वैसा पढ़ा देता हूं कि जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। आप फिर मेरी ओर से कोई भी किताब कोई भी ऐप में जाके पर्सन लगा लेना, उस दिन बता देना कि सर आपके पढ़ाए हुए से इतने पर्सन बाहर गया है। मैं ये बोलता हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि 95% तक हमारा पढ़ाया हुआ आएगा, ठीक है, और सभी सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब मौसमी सूखा ये बोला है, देखो पहले तो अपनी भाषा में समझ लीजिए, जो आप कहीं भी बैठे हो, अपने गाँव में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, कि मौसमी का मतलब है कि बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, उसको मौसमी सूखा बोला गया। अब समझ लीजिए, माना कि इस बार 80% बारिश होनी थी, लेकिन हमने देखा यार 80% बारिश होनी थी, यानी 4-5 दिन लगातार बारिश चलनी थी, तो उसमें क्या हुआ, इस 80% में से 25% बारिश में कमी आ गई, 25% बारिश में कमी आ गई, तो उसको ही क्या बोला जाएगा, जब 25% बारिश में कमी आ जाए तो उसको बोला जाएगा मौसमी सूखा। यानी अब देखो आपको की पॉइंट कैसे पकड़ते हुए चलना है, यार बारिश की बात चल रही है, या 100% हो, अगर 100% बारिश होगी तो ठीक है, सूखा नहीं पड़ेगा। जब भी ये बोले परसेंटेज में आ जाए, किसी भी चीज को बोलने लगे कि जब किसी भी क्षेत्र में 25% से कम मात्रा में वर्षा होती है, किसी भी क्षेत्र में 70% से कम मात्रा में वर्षा होती है, किसी भी क्षेत्र में 50% से कम मात्रा में वर्षा होती है, तो जब परसेंटेज की बात कर लेना ना, तो आंख बंद करके, अब दोबारा से सुनना, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के टिक करना पड़ेगा, लेकिन आंख बंद करके ये सोच लेना कि मौसमी सूखा जाने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब ये है, अब आगे इसमें आया समझ में कि जब भी परसेंटेज वाली बात आने लगे ना, कि जब भी परसेंटेज वाली बात आने लगे कि यार किसी भी क्षेत्र में 25% में वर्षा की कमी आ गई, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वर्ष 75% से वर्षा की कमी आ गई, जब परसेंटेज में वर्षा की मात्रा को कम करने लगे यार, फिर अपने दिमाग में विजुलाइज करना, यार वर्षा की मात्रा है, जैसे मैं अपने क्षेत्र में बैठा हूँ और अपने क्षेत्र में बैठा हूँ, इस बार 2 या 3 लगातार बारिश होने वाली थी, लेकिन एक दिन बारिश हुई, सूखा पड़ जाएगा।
तो ये सूखा पड़ा है, वो कौन सा है, मौसमी सूखा है। देखो अगर ऐसे की पॉइंट पकड़ोगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता। वरना ये जो ये दे रखा है ना कि जब किसी भी अवधि में किसी क्षेत्र में औसत वर्षा 25%, अब ये 25% वाला जो पकड़ के चल देगा या 25%, 50%, वो आगे भी दे रखा है इसमें कि क्या क्या 25% में कमी होगी तो क्या बोला जाएगा, 75% में कमी होगी तो क्या बोला जाएगा, 50% में कमी होगी तो क्या बोला जाएगा। तो जब भी किसी भी मौसम में बारिश के लिए वो किसी भी परसेंटेज 25%, 50% की कमी लाए तो एकदम आंख बंद करके सोच लेना कि कौन सा सूखा आने वाला है, मौसमी सूखा आने वाला है। ठीक है, मौसमी सूखा आने वाला है। अब इसमें देखो आगे बताता हूं मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है आगे। अब ये क्या है कि एक वर्ष में किसी क्षेत्र में होने वाली स्थिति के रूप में जो वार्षिक वर्षा 75% या सामान्य वर्षा से 75% कम होती है। देखो अभी जो मैंने बोला बस ये किताबी भाषा में लंबा चौड़ा आपको रामायण कथा सुना के देगा। अब हमने क्या बोला कि जब भी कोई भी परसेंटेज बोलने लगे कि यार किसी भी वर्ष में औसत वार्षिक वर्षा में 75% से कमी देखने को मिली, 25% में कमी देखने को मिली, मौसमी सूखा है। सबसे एक अहम बात तो आपको पकड़ने की है यहां से। देखो मौसमी सूखे की डेफिनेशन वहीं से खत्म हो गई। ये एक अलग ही की पॉइंट है कि जब वर्षा की कमी सामान्य से 50% से कम हो जाए, कि किसी क्षेत्र में 100% बारिश होनी थी लेकिन वहां पर केवल कितनी हुई भाई, केवल 25% बारिश होगी, यानी तो 50% से भी कम हुई। यार 50% भी बारिश नहीं हुई तो अगर 50% से भी कम बारिश हुई तो उसको क्या बोला जाएगा, गंभीर सूखा। फिर आप उसको सूखे का रूप नहीं दोगे, उसको गंभीर सूखा बोल दोगे, सेवर ड्रॉट बोल दोगे। ये पेपर में आया हुआ है, निम्नलिखित में ये पेपर में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से गंभीर सूखा किसको बोला जाता है। गंभीर सूखा किसको बोला जाता है, जब सामान्य से वर्षा 50% से भी कम हो। ये 50% वाला की पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी 50% से कम वर्षा होगी तो कौन सा सूखा कहलाएगा भाई, गंभीर सूखा, सेवर ड्रॉट कहलाएगा। ठीक है क्या, अब ये वाला सूखा, अभी सूखे के और प्रकार है, अभी तो एक ही सूखा हुआ है, इसलिए तो बोलता हूं कि की पॉइंट पकड़ोगे तो सभी सूखे के प्रकार हो जाएंगे याद। वरना ऐसे वैसे ही याद करते रहोगे कि यार इसमें क्या बोला तो उसमें क्या बोला। ठीक है, ये हुआ याद। अब आगे चलता हूं, क्या समझ में आया है। थैंक यू अंजलि, आया ना, समझ में आया ना। ओके, एक बार हो इस वाली डेफिनेशन को तो आप एक बार और बता देता हूं। ओके ओके, इस वाली डेफिनेशन को तो आप एजीटी पढ़ लेना, किसी भी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें इतना वो नहीं है क्योंकि मैंने नेट की सेम टू सेम डेफिनेशन यहां से उठा रखी है। बाकी तो जो ट्विस्ट आपके जो यहां से स्टेट एग्जाम में आते हैं, यहां से देखो मौसमी सूखा। अब आप देखो उसको बहुत आसान भाषा में देखो। अब आगे जून जुलाई के समथिंग बारिश होने वाली है तो क्या बोलते हैं कि यार बारिश होने वाली है, यार आज तो मौसम तो ठीक है, आज तो धूप निकली हुई है तो बारिश नहीं होगी। फिर बादल बन गया तो आप बोलोगे यार बारिश होने वाली है। तो यहां से क्या हमारी समझ में आ रहा है कि अगर बारिश की मात्रा में कुछ हेर फेर हुआ ना, कि बारिश की मात्रा कुछ कम बत्ती हुई तो उसको ही क्या नाम है, सूखे के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन कौन सा सूखा रखा जाएगा, मौसमी सूखा। कैसे कि इस बार हमने माना कि 100% बारिश होनी है, कि हमारे क्षेत्र में 100% बारिश होनी है, लेकिन क्या हुआ 25% की कमी आ गई, केवल 75% बारिश हुई। तो तब भी इसके कारण सूखा पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन सूखा तो पड़ेगा। लेकिन जो ये सूखा पड़ा है 25% की कमी होते ही बारिश में, ये कौन सा सूखा कहलाया, ये मौसमी सूखा कहलाया। ठीक है ना। तो यहां से देखना, जब किसी भी क्षेत्र में वर्षा में 25% की कमी आई तो यार वर्षा है और वर्षा का सीधा संबंध मौसम से है कि मौसम अगर बादल वाला हुआ तो बारिश होगी, और इस वर्षा में 25% की कमी कर रहा है तो उसको बोला जाएगा मौसमी सूखा। ठीक है। अब जो दूसरी बात है, इसको तो चलो ये तो सेम डेफिनेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां से देखना कि जब वर्षा की कमी सामान्य से 50% से अधिक होती है, कि यार सामान्य से 50% से अधिक हो गई, कि हमें कम से कम 50% बारिश तो चाहिए ही चाहिए, रहेगा तो ये भी सूखा क्षेत्र, लेकिन 50% में हम ये तो मैनेज कर लेंगे कि हम थोड़ा बहुत अपना कृषि का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन पता चला कि 100% में से केवल हमें 25% ही बारिश होगी, तो ये क्या है, सामान्य से 50% से भी कम बारिश हो गई। तो जब वो सामान्य से 50% से भी कम बारिश होगी तो उसको बोला जाएगा गंभीर सूखा है। भाई गंभीर सूखा तो बोला जाएगा, आप फसल ही नहीं ले सकते, केवल थोड़ी बहुत ही फसल ले सकते हो, तो जब थोड़ी बहुत ही फसल लोगे तो गंभीर सूखा बन गया है ना। तो ये बात है इसमें। ठीक है। अब अगले वाले सूखे पे चलते हैं ना। अब देखो
अगले वाले जो सूखे हैं वे कैसे याद होंगे, वो इसी तरीके से याद होंगे, क्योंकि मौसमी सूखे को आपको पकड़ के चलना है। अब देखो जो दूसरे वाला सूखा है इसमें, वो है वायुमंडलीय सूखा, जिसे एटमोस्फेरिक ड्रोट बोलते हैं। अभी देखो मैंने उसमें क्या की पॉइंट बताया, उसमें मैंने की पॉइंट बताया आपको कि अगर मौसम में वर्षा की मात्रा में किसी भी परसेंटेज की कमी ला रहा है, 50% कम कर दीजिए, 50% कम कर दीजिए, तो मौसमी सूखा है। वायुमंडल देख लीजिए आप। अब ये वायुमंडल देखो, मैंने बोला ना कि डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसका नाम जान लेते हैं। नाम जान लेते हैं तो अपनी डेफिनेशन अपने आप बता देता है, खुद बता देता है। कैसे बताएगा भाई, वायुमंडलीय सूखा है, यानी मैंने वायुमंडल में देखा है कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें नमी रहती है भाई। अगर नमी रहेगी तो बारिश की, हमें जितनी बारिश होगी तो नमी ऊपर रहेगी और तापमान भी कम हो जाएगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ठीक है, तो वायुमंडल में नमी बनी रहे। अगर वो नमी हट जाए वायुमंडल से, और वायुमंडल से नमी हट जाए तो सूखा तो पड़ेगा, तो फिर उसको क्या सूखा बोला जाएगा, वायुमंडलीय सूखा। देखो ये लिखा हुआ, जब वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मात्रा सामान्य से कम हो जाए। माना हम, जैसे अब आप चेक करना नेट पे जब जाओगे ना क्लास खत्म होने के बाद में, कि आपके जो क्षेत्र में है ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वहां पर देख लेना, ऐसे दिखाएगा 60%, 70%, और जब बारिश ज्यादा होगी किसी दिन तो वहां पर दिखाएगा 90%। इसका मतलब है अब यहां पर धूप नहीं निकलने वाली है। तो अब ये इसी को बता रहा है कि अगर माना कि हमारे वायुमंडल में 60% नमी रहनी चाहिए, जैसे मैंने बोला था कि सापेक्षित आर्द्रता फसल प्रोडक्शन के लिए कितनी है, 40 से 60% होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि ये कुछ समय या कुछ क्षेत्र में 20% हो गई। ये सामान्य है, ये सामान्य है, लेकिन ये 20% रह गई। तो इसका मतलब है हमारे वायुमंडल की ओर से सूखे की ओर संकेत आ रहा है। तो ये जो वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा कम हो गई, तो उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया वायुमंडलीय सूखा। ठीक है, क्योंकि देखो ये रिलेटिव करने के चलना है। नमी कहां रहती है, वायुमंडल में, और वायुमंडल में अगर नमी कम हो जाए तो फिर कौन सा सूखा आएगा, वायुमंडलीय सूखा। अब ऐसे ही देखो, जैसे जलीय सूखा, फिर नाम को याद करो, ये अपनी डेफिनेशन अपने आप बताएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट, इसको हाइड्रोलॉजिकल भी पढ़ना। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल सूखा लिख देगा इसको। अब देखो यहां तक तो चल रहा था भाई, अगर बारिश की मात्रा में किसी भी प्रकार से कमी 25%, 50%, मौसमी सूखा बोल दिया। वायुमंडल में नमी की मात्रा कम हो गई तो वो उसके कारण जो सूखा पड़ेगा, वायुमंडलीय सूखा पड़ा। अब देखे भाई, बारिश भी है और वायुमंडल में नमी है, आने तो मृदा पर ही है। बारिश आएगी तो वो मृदा पर पड़ेगी आकर, और वो मृदा पर आई तो उसके कारण मृदा में नमी बनी रहेगी। लेकिन अगर बारिश ही ना हो तो मृदा सतह से नमी उड़ती चली जाएगी वाष्पीकरण के कारण। और फिर आपने देखा होगा कि अपने आसपास जितने भी जलाशय है, जिन्हें आप तालाब बोल देते हो और जो गांव में जोड़ बोल देते हैं, ठीक है, उन्हें जो तालाब बोलते हैं तो वे भी सूखने लगते हैं। तो जो वे सूखेंगे ना, तो वही तो जलीय सूखा है। यार हमारी पृथ्वी से जल ही उड़कर जा रहा है, तो जल उड़ गया तो वो जलीय सूखा है। अब देखो इसका आगे क्या लिखा हुआ है, भूमि की सतह, जो अभी मैंने बताया, जो भूमि की सतह पर पानी है, पानी की नमी का कम होना। भाई जो पानी की भूमि की सतह पर जो नमी है, वो जो पानी था वो नम हो गया, यानी वो कम हो गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, अब भाई जब जिसके कारण क्या हो गया, जलाशय सूख गए, तो उसी को जलीय सूखा बोला गया। अब इसको आपको की पॉइंट याद करना है कि जब भी मृदा की सतह से पानी उड़ेगा और उसके कारण लगा के देगा आपका एग्जामिनर, ये की पॉइंट चाहे कुछ भी इसमें से हटा दे, जलाशय जरूर लगा के देगा कि भूमि की सतह से पानी का कम होना, जिसके कारण जलाशय भी सूख जाते हैं। कौन सा सूखा है भाई, जलीय सूखा है। ठीक है, ऐसे याद होता है। अब अगले वाले सूखे की ओर चलते हैं। देखो एक एक की पॉइंट पकड़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि पहले वाला सूखा क्या बोला है, उससे नेक्स्ट सूखा क्या बोलता है, फिर दूसरा सूखा क्या बोलता है। जब आप ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। कृषि सूखा, कृषि सूखे को पहले समझते हैं। देखो एक तो होता है हमारा पैट, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इसको आप आराम से क्या बोल सकते हो, इसको आराम से क्या बोल सकते हो भाई, आप इसको वाष्पोत्सर्जन में बोलते हो। एक होता है पीपीटी, पीपीटी से क्या होता है भाई, प्रिसिपिटेशन, वर्षा। अब एक बात बताइए, ये हमारे पास में एक पौधा है, ये हमारे पास में एक पौधा है, इससे लगातार क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है भाई, इससे लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। यानी इसका मतलब है जो ये मृदा से पानी अवशोषित कर रहा है पौधा,
तो वो पानी अवशोषित कर रहा है और वाष्पोत्सर्जन कर रहा है, तो पानी तो ले रहा है मृदा से लेकिन उससे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। तो भाई नीचे से जब पानी आएगा और वाष्पोत्सर्जन उससे ज्यादा हो रहा है तो मृदा के अंदर भी तो पानी की कमी आ जाएगी ना, क्योंकि भाई आप मृदा के अंदर पानी नहीं डाले हो, उल्टा वहां से ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो वहां पर भी कमी आ जाएगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर वाष्पोत्सर्जन तो अधिक हो रहा है, जिसको हमने पहले भी बोल दिया, और प्रिसिपिटेशन वर्षा की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब समझ के चलना, वाष्पोत्सर्जन लगातार करेंगे भाई, चाहे बारिश हो या ना हो, पेड़ पौधे अपना वाष्पोत्सर्जन लगातार करेंगे। अभी वाष्पोत्सर्जन की मैं डेफिनेशन पीछे भी पढ़ा के आया हूं कि पेड़ पौधे के वायु भागों से होने वाली जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, और ये करेंगे ही करेंगे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो पानी तो ये लगातार उड़ा रहा है और मृदा में पानी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है मृदा के अंदर तो सूखा पड़ेगा। अब मृदा के अंदर अगर सूखा है, आपने वहां पर खेती की तो जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, अब जड़ों को पानी नहीं मिलेगा तो फसलों के पौधे सूख जाएंगे। अब वो जो फसलों के पौधे सूखे हैं ना, इसीलिए उसको किस में रखा गया, इसीलिए किस में रखा गया, कृषि सूखा, यानी एग्रीकल्चर ड्रोट में रखा गया। अब देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि वह स्थिति जब वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, यानी जो मैंने बोला ईटी, सॉरी मैं पैट तो गलत बोल दिया मैंने, साइड पैट अलग था, ईटी और वर्षा से अधिक हो। देखो ये भी लिख रखा है यार, ये पैट मैंने क्यों लिख रखा है, चलो छोड़ो, ये हटा देना यहां से। यानी ईटी जब अधिक होगा पैट से, इससे पीपीटी, पीपीटी क्या होता है, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी वाष्पोत्सर्जन अधिक है और बारिश कम हो रही है, उसके कारण क्या होगा, जलीय सॉरी कृषि सूखा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि पानी तो मृदा के अंदर नहीं जा रहा है, लगातार पेड़ पौधे पानी को उड़ा रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, मृदा में पानी नहीं है, आपने फसल को बोया उगा दिया तो पेड़ पौधे की जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, जिसके कारण पौधे सूख जाएंगे। अब जो फसल के पौधे सूखे हैं ना, तो फसलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कृषि के। और जो पेड़ पौधे के जो सूखे हैं, सूखने की स्थिति को सूखा बोल दिया, तो उसी को क्या बोला गया, कृषि सूखा। ठीक है, आपको की पॉइंट एक याद करना है कि जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और वर्षा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो उसको क्या बोला गया, कृषि सूखा बोला गया। ये आपको याद करना है। अब आगे कायिकी सूखा क्या बोलता है, कायिकी सूखा क्या बोलता है, अभी बता देता हूं बेटे तुम्हें। देखो अगर बहुत ध्यान से आप सुन रहे होंगे तो आराम से समझ में आएगा। पता चल रहा है कि एक साइड मोबाइल में क्लास ले रहे हैं, दूसरी साइड व्हाट्सएप खोल रखा है, चैटिंग चल रही है, तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब एक ये कायिकी सूखा क्या बोलता है, जिसको फिजियोलॉजिकल ड्रोट बोला गया, ठीक है। अब एक बात पहले समझना, पहले हम देखो मैं पेन ड्रॉप कर देता हूं, फिर पहले आपको मैं समझा देता हूं ये बात। भाई हम आपके सामने हमने माना कि छोले भटूरे ले आए, तो आपने वो खूब पेट भरकर खाए अच्छी तरीके से, किसी का फेवरेट है। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर मुझे ऑयल से प्रॉब्लम है, मैं नहीं खाती या मैं नहीं खाता, वो नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो जिसको फेवरेट है उसके सामने हमने छोले भटूरे रखे, यानी स्पेशली हमने छोले दिए, तो उसने खाए अच्छी तरीके से। फिर अगर उन छोलों में अधिक मात्रा में नमक, अधिक मात्रा में मिर्च डाल दी जाए, तो क्या वो उतने चाव से खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। तो इसका मतलब है जो उसके खाने की स्पीड थी, जितना वो खाना चाह रहा था, उसे ना खाकर बिल्कुल ही उसको त्याग देगा। तो उसी तरीके से एक यहां पर कंसेप्ट बनता है। अब यहां पर देखिए भाई, मृदा विलयन है। मृदा विलयन क्या होता है, सोयल सोल्यूशन में लवण, लवण क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है ना, जो खनिज लवण घुले होते हैं, जिसके कारण पानी खारा हो जाता है। तो इसमें क्या है भाई, मृदा के अंदर लवण घुले हुए हैं, तो वृद्धि के कारण क्या हुआ, पौधे मृदा से पानी को अवशोषित करने में असमर्थ हो जाते हैं। भाई जो मृदा के अंदर पानी है ना, उनमें लवण घुला हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है, उनमें क्या घुला हुआ है भाई, लवण, जिसको क्या नाम है, जिसके कारण पानी खारा हो गया। तो पानी खारा हो गया तो पेड़ पौधे क्यों अवशोषित करेंगे भाई उसको, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप अधिक मात्रा में नमक और मिर्च डालने पर भोजन को अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी अगर जल में लवण घुले हुए हैं तो उसके कारण पौधे मृदा से पानी अवशोषित करने में असमर्थ हो जाएंगे, और असमर्थ हो जाएंगे तो पौधा तो सूखेगा, और जब वो सूखेगा तो उसको क्या बोला गया, कायिकी सूखा। ठीक है, क्या अब ये सूखे समझ में आए, बता दीजिए। क्या ये सूखे समझ में आए? देखो अच्छी तरीके से अगर आप समझोगे, एक एक की पॉइंट पकड़ दो तो समझ में आएंगे। ओके, सभी बताइए, सभी। ओके ओके ओके,
जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, अगर उस तरीके से आपने याद कर लिया ना, तो मैं बोल रहा हूं कि पेपर में जो बैठने पर अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन आता है ना, आप हंसते हंसते पेपर में जाओगे, क्योंकि आपने जितना कंफ्यूजन एग्जामिनर क्रिएट करना चाह रहा था ना, उससे पहले तो मैं आपके सामने रख दूंगा यहां पर। ठीक है, ओके ओके। आ गए सभी सूखे क्लियर हो गए? सभी बोलिए, सभी जितने क्लास में है। सभी बोलिए। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, अब कुछ ये टर्म है। देखो, सूखा क्षेत्र किसको बोलते हैं भाई? अभी तो आपने सूखे बूढ़े सूखे पड़े हैं, लेकिन हाँ ठीक है, सूखा क्षेत्र, ठीक है, सूखा क्षेत्र ड्रोट एरिया किसको बोला गया? देखो, यानी किसी वर्ष में, यानी आपके पास में एक वर्ष है और एक वर्ष के दौरान अगर किसी भी क्षेत्र में 20% भाग पर सूखा पड़ता है तो उसको सूखा क्षेत्र बोला जाएगा। देखो, हमें पूरी डेफिनेशन याद करनी नहीं होती। अगर हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो पूरी डेफिनेशन हम याद नहीं करते। वो हमारा काम बीएससी एमएससी का है कि हमें पूरी डेफिनेशन पढ़ के वहां पे लिखा आना होता है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से सूखा क्षेत्र किसको बोला जाएगा? वो क्षेत्र जहां पर 20% भाग में सूखा पड़ेगा, या वो क्षेत्र जहां पर 40% भाग में सूखा पड़ेगा, या वो क्षेत्र जहां पर 60% भाग में सूखा पड़ेगा, या वो क्षेत्र जहां पर 80% भाग में सूखा पड़ेगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर 20% भाग में किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो उसको सूखा क्षेत्र बोला जाएगा। क्रोनिक सूखा किसको बोलते हैं बच्चों? क्रोनिक ड्रोट किसको बोलते हैं? यदि किसी वर्ष में, एक वर्ष में 40% भाग पर सूखा पड़ता है तो उसको क्रोनिक सूखा बोला गया। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैं पढ़ा क्या हूं पीछे, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन क्या बोलता है कि देखो, इवेपोरेशन यानी मृदा की सतह, ट्रांसपिरेशन यानी पौधों की सतह, वही बोलेगा। देखो, मृदा की सतह से वाष्पीकरण तथा पौधों की सतह से वाष्पोत्सर्जन क्या बोला गया? वाष्पोत्सर्जन बोला गया। वाष्पन वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोट्रांसपिरेशन बोला गया। ये मैंने दोबारा डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि एक बार पेपर में ऐसे आया, जबकि मैं इसको हालांकि समझा के आया हूं, लेकिन यहां पर मैंने क्यों डाली थी है, एक पेपर में ऐसा आया, ईटी यानी इवेपोट्रांसपिरेशन को रोकने के उपाय क्या क्या है? भाई, आपको मल्च करना पड़ेगा। मल्च कैसे? जैसे मृदा है, आपने पॉलीथीन की इस पर चादर बिछा दी, तो जो सूर्य की यहाँ डायरेक्ट किरणें मृदा पर पड़ने वाली थी वो यहाँ से आएगी और टकरा कर वापिस चली जाएगी, तो जो मृदा के अंदर पानी है वो सेम टू सेम बना रह जाएगा। ठीक है, आपने एंटी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगला ही देखो नेक्स्ट टॉपिक एंटी ट्रांसपेरेंट का मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट भी अभी समझाता हूं क्या है। फिर विंड ब्रेक, सर फिर वही कहानी आ गई। अब ये विंड ब्रेक क्या होता है? फिर इससे आगे टॉपिक आपको विंड ब्रेक का, आज मेरे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने वाला है वो। ठीक है ना, तो आप सभी को अच्छी तरीके से बस सुनते हुए चलना है। एंटी ट्रांसपेरेंट भी अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको तीनों चीज याद करनी है। आज इसका आपके ग्रुप में वो डाल दूंगा मैं। देखो, अब यहां आ गया, देखो हिंदी में इसको बोला गया वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ। अब देखो यार, इसको हिंदी में आप अपने आप से देखो, मैं नहीं बोलता ना, मैं हिंदी को गलत बोलूंगा ना मैं इंग्लिश को गलत बोलूंगा, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो आप फिर गलत हो जाओगे साबित। क्यों हो जाओगे? देखो, एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़ के निकल जाएगा, और यहां पर देखो, यहां पर ये लिखा हुआ है एंटी ट्रांसपेरेंट, इस तरीके से आपको हिंदी में दे देगा एग्जामिनर। तो फिर क्या करोगे भैया? देखो क्या करोगे, अगर किसी ने अगर ये वाला पढ़ लिया केवल वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ, पहली तो बात है इसको हालत खराब हो जाएगी याद करने में कि वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलिए क्या होते हैं भाई? देखो, ये वे पदार्थ होते हैं जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ध्यान रखो, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? एंटी ट्रांसपेरेंट है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे, जैसे एक ये प्लांट हुआ और इस प्लांट पे आपने एंटी ट्रांसपेरेंट, देखो ये लिखे हुए नीचे, ये इस प्रकार से है कि अलग अलग प्रकार से देखो ये आ रखा है, ये आगे हो गया। तो ये जैसे आपने इन पर प्रयोग, यहां पर पेड़ पौधों पर इनका प्रयोग कर दिया, इन पदार्थों का प्रयोग कर दिया, तो ये पदार्थ क्या करते हैं? ये पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी तो पौधों के अंदर जितने भी सभी की सभी प्रक्रिया हो रही है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसी समय सबसे ज्यादा क्रियाशील रहते हैं पेड़ पौधे, ठीक है ना। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही कम हो गई या उसको कम कर देते हैं तो पेड़ पौधे शांत रहेंगे, और शांत रहेंगे तो फिर उसके कारण वे वाष्पोत्सर्जन भी कम करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन याद करनी है पहले तो कि कौन से पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। एक यहां से मैं प्रश्न पूछूंगा भाई अभी आपसे, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एंटी ट्रांसपेरेंट कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोकने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देने के लिए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, ऐसा प्रश्न बनता है तो प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे ये प्रश्न आए हुए ना तो आगे अच्छी तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। अब ये ट्रांसपेरेंट है, यहां से बहुत इससे एक प्रश्न जरूर आना है आपके एग्जाम में, जरूर आना है, ठीक है। याद करते हुए चलना है। देखो पहले तो आपको याद करना है क्या ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दे रखे हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से याद होंगे, कैसे याद होंगे, स्टोमेटा बंद करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टोमेटा को बंद करने वाले यानी रंध्रों को बंद करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट का उदाहरण है। उदाहरण ये दे रखे, देखो पीएमए हो गया, एट्राजीन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एबी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया। तभी तो बोल रहा हूं ना कि अगर आप रिवीजन करोगे तो ही डाटा याद होगा, अगर डाटा याद नहीं है तो आगे क्लास लेने का भी कुछ फायदा नहीं है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो आपको पहले ये याद होने चाहिए। अब जो यूके त्रिबल एससी का मेन फंडा है ना कि वो कितना घुमाता है वो मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है। ये पीएमए है, पीएमए को फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी बोला गया। अब ये देखो इस तरीके से किताब में नहीं मिलेंगे, जैसे कवकनाशी है, एट्राजीन क्या है, एक हर्बिसाइड है, कवकनाशी हो गया, सॉरी खरपतवारनाशी हो गया, ये वृद्धि अवरोधक हो गया। अब पूछेगा देखो इनमें से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एक कवकनाशी है, यानी कवकनाशी है। तो फिर आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे पीएमए, CO2, ABA या ट्रिपल सी। फिर अगर जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लेगा इसको तो आंसर टिक कर देगा। क्यों टिक कर देगा, उसने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि सर ने लिखवा रखा है कि कवकनाशी कौन सा है भाई, पीएमए है। एट्राजीन का एक प्रकार का खरपतवारनाशी यानी इसको हर्बिसाइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। प्रश्न सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वो रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट कवकनाशी कौन सा है, यानी कवकनाशी बोल दिया। अब देखो सभी के सभी ये चारों कौन से भाई, ये वाला भी रंध्र को बंद करता है, ये भी और ये भी बंद करता है। तो जो बच्चा कंफ्यूजन में रहेगा वो तो या तो सभी की तलाश करेगा या फिर इसको छोड़ के आएगा, यार क्या लगाऊं, सभी वाला ऑप्शन नहीं है। शायद एग्जामिनर ने ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो, लेकिन उसने आपसे की पॉइंट लगा के पूछा है कि जो रंध्रों को बंद तो कर रहा है लेकिन वो कवकनाशी होना चाहिए, तो कौन सा आएगा, पीएमए। इस तरीके से है। अगर इसी में यह पूछ लिया कि निम्नलिखित में से रंध्रों को बंद करने वाला कौन सा एक खरपतवार नाशी एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो फिर वो कौन सा आएगा, वो अरे ये नहीं, हाँ तो इसमें एट्राजीन हो गया, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा, देखो एक ये वृद्धि हार्मोन, ये तो हार्मोन है, ये अभी आगे जस्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको दोनों को इनमें समझते हुए चलना है। उदाहरण थे ये आगे। अब आगे देखो फिल्म फॉर्मिंग टाइप, देखो ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। इसमें क्या ऐसे लिखेगा, लिख के देखो हिंदी में से वो देगा फिल्म फॉर्मिंग, प्रकार लिख देगा बस हिंदी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म फॉर्मिंग प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंट है, देखो इनमें से कौन कौन से आपको याद करने ज्यादा, एक तो ये याद करना है मोबिलीप, एक ये मोम तेल, ये तो आपको याद हो जाएंगे, और एक हेक्सागोनल ग्लोल, ये बहुत जल्दी आता है पेपर में, ये सबसे ज्यादा आता है मोबिलीप। और ये वाला देखो मैं ये नहीं बोला कि ये छोड़ने हैं बाकी, लेकिन इन पे आपको 80% ध्यान देना है, बाकी इन पे 30% 20% ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं क्योंकि ये बस उदाहरण नहीं है, आपको ये याद करने हैं। ऐसे ही एक आएगा, अभी आगे आता हूं, ये वाला परावर्तित प्रकार का पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परावर्तित यानी रिफ्लेक्टिव टाइप
का एक एंटी ट्रांसपिरेंट है, तो कौन सा है? कैयोलिन। कैयोलिन है। पूछेगा निम्नलिखित में से कैयोलिन एंटी ट्रांसपेरेंट की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन है? 5% का। और चाइना के लिए भी इसमें आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, परत बनाने वाली भी लिख सकता है, ये परत बनाने वाली भी लिख सकता है, ठीक है। उसमें अब देखो वृद्धि रोधक, वृद्धि रोधक क्या होता है भाई? ग्रोथ रिटार्डेंट क्या होता है? ये भी इसमें ही आएंगे। अब ये क्या करते हैं? ये पदार्थ प्रहो यानी सूट के विकास को कम करते हैं तथा जड़ की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला गया? वृद्धि रोधक है। अब यहां से एक प्रश्न आया था, इससे ग्रेड 1 में आया था इस बारी, ठीक है। इस बार में निम्नलिखित में से कौन सा बोनेपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? क्योंकि ये हार्मोन है, एक प्रकार के पादप हार्मोन है, लेकिन किसी ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था तो इसलिए उसको गलती करके आया। और गलती क्यों करके आया? क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। अब यहां से देखते हैं, यहीं से निकलेगा इसका प्रश्न भी, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि एग्जामिनर एक्चुअली बाहर से नहीं प्रश्न लाता, इसी के अंदर से घुमाता है। पहले ही देखो ये क्या करना है, माना कि सूट के विकास को, माना कि एक ये पौधा है भाई, ये सूट क्या हो गया? तना। सूट क्या हो गया? तना। ये सूट है, और यहां से ऊपर इसकी जो ये तना है, यहां से ऊपर क्या है? ये इसकी, ये तो तना है, और ये यहां पर भाई नीचे जड़ है, ठीक है। इसको समझते हुए चलना है। तो इसने क्या किया? तने की वृद्धि को तो कम कर दिया, इस वृद्धि को कम किया, जिसके कारण क्या हुआ? पौधा बोना रह गया। अब जड़ की तो चाहिए इतनी वृद्धि हो जाए, यहां तक जड़ पूरी फैल जाए, 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। उससे क्या फायदा होगा? उससे तो कुछ नहीं है, उससे ही होगा बस वो अधिक मात्रा में पोषक तत्व ले सकता है, अधिक मात्रा में जल को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जब तना ही छोटा रह गया तो ऊपर कैसे बढ़ेगा? तो जब तना छोटा रह गया तो ऊपर कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए इससे क्या हो जाता है? पौधा बोना रह जाता है। अब यहां देखो कि यह पदार्थ है प्रहो, यानी प्रहो तने को बोला जाता है। सूट की वृद्धि को तो कम कर देगा, यानी ऊपर से पौधा छोटा रहेगा, जड़ की वृद्धि को बढ़ा देगा, जड़ फैलती रहेगी, पौधा छोटा सा रह जाएगा, तो उसी को ही बोला जाता है वृद्धि रोधक के अंतर्गत आता है। तो ये साइकोसील है ना, ये साइकोसील ही बोनेपन के हार्मोन के लिए, बोनापन पादप हार्मोन के लिए जाना जाता है। देखो निकला नहीं यहां से प्रश्न, तो ऐसे है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? जल्दी से बताइए। ओके ओके, आगे चलते हैं। देखो अभी जो मैंने वो लिख रखा था वहां पर विंड ब्रेक, ये आ गया विंड ब्रेक, विंड ब्रेक। देखो मैंने दोनों में लिख रखा है। और ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है? देखो यहां से एक चीज आपको याद करनी पड़ती है। सर एक बार फिर बता दो। ओके देखो यहीं से शुरू से ले लेता हूं मैं। देखो कोई ऐसे पदार्थ है, अगर आपने वो पौधों पर इस्तेमाल किए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देंगे। अगर वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर रहा है तो वही एंटी ट्रांसपिरेंट है। और एंटी ट्रांसपिरेंट 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको इनके उदाहरण याद करने पड़ेंगे। प्रश्न आएगा स्टोमेटा या रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपिरेंट कौन सा है? तो भाई देखो एक तो पीएमए भी है, एट्राजीन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ए भी है, एबिसिक एसिड, साइकोसील, ये सभी प्रकार के स्टोमेटा को बंद करते हैं। यानी अगर आप पेड़ पौधों की पत्तियों पर लगाओगे जो तो रंध्र होते हैं, रंध्रों के द्वारा भी तो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, तो ये रंध्रों को बंद कर देंगे, और रंध्रों को बंद होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये 5 प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे कि पीएमए भी क्या है? रंध्रों को बंद करने वाला है। जब भी प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एक एंटी ट्रांसपिरेंट है, तो आपको 5 याद करने पड़ेंगे। जो सा आपको ऑप्शन में दिखेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ऐसे ही है पत्ती, जैसे है परत बनाने वाले, यानी ये क्या करेंगे? अगर आपने पेड़ पौधों की पत्तियों पर इनका इस्तेमाल कर दिया तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर ये क्या कर देंगे? परत बना देंगे, जिससे पेड़ पौधों की पत्तियों का तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों पर परत बनाने वाले एंटी ट्रांसपिरेंट है? तो ये देखो इसका उदाहरण दिया हुआ है कि मोबिलीप आ सकता है, सिलिकॉन है, मोम है, तेल है, हेक्साडेनागोनोल है,
मिथोन है, ठीक है, एसिटिक अल्कोहल है। तो यानी आपको जब ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों पर परत बनाने वाला एक एंटी ट्रांसपिरेंट है, तो ऐसा आएगा। अब देखो PMA, CCC, ABA और एक आ गया हमारा मोबिलीप। तो अब इसमें तो बताना क्या हो गया, रुकी हुई। इसमें तो बताना बच्चों। क्या हुआ? समझा रहा हूं उसको, ग्रोथ रिटार्डेंट को भी समझा रहा हूं। अब देखो जैसे एक बार ये मैंने बता दिया ना कि अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों पर परत बनाने वाले क्या है, एंटी ट्रांसपिरेंट है। तो आपको इसमें से अब सेलेक्ट करना है कि ए पर क्या है, PMA है, बी पर क्या है, साइकोसिल है, सी पर AB है और डी पर क्या है, मोबिलीप है। तो कौन सा जाएगा इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों पर परत बनाने वाला एक एंटी ट्रांसपिरेंट है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से, कौन सा जाएगा? हाँ बस इस तरीके से याद करना है आपको। बस इस तरीके से उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रोथ रिटार्डेंट का मतलब ये होता है, ये वृद्धि रोधक होते हैं, यानी पौधों की वृद्धि बढ़ने नहीं देते। वृद्धि रोधक का मतलब होता है, देखो वृद्धि और फिर रोधक लगा रहा है कि वृद्धि को कम करेगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे माना कि हमें ये प्लांट है एक, अगर इस तने की लंबाई बढ़ेगी तो तभी तो पौधे की वृद्धि होगी। जड़ जितनी वृद्धि करेगी इसका कोई पौधे की वृद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अगर तना ऊपर बढ़ेगा तो उतना ही इसका क्या नाम है, पत्तियों का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, शाखाएं ज्यादा निकलेगी और पौधा अच्छी वृद्धि कर पाएगा। तो जब ये बोले कि जो वे पदार्थ जो केवल तने की वृद्धि को तो रोकेंगे, तने की वृद्धि को रोक देते हैं और जड़ की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, तो वे वृद्धि रोधक होते हैं, ठीक है। अब ये बस लास्ट है, पवन रोधी और शेल्टर बेल्ट। पवन रोधी और शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, देखो पवन रोधी क्या होती है भाई, पवन रोधी का मतलब है, देखो पवन याद करो, फिर पवन को बोलते हैं वायु, वायु, और रोधी का मतलब है इसको रोकना। पवन का मतलब है वायु और रोधी का मतलब है इसको रोकना। तो इसमें क्या बोला जाएगा, एक ऐसी संरचना है, देखो इसको देखो कि आपको पेड़ पौधे, जैसे ये आपका खेत है भाई, आपको यहां कोई खेत के इस साइड एक ऐसी संरचना बनानी है कि जो इस साइड से हवा आए, इस साइड से जो हवा आए इसको रोक दे। माना कि ये 60, ये माना कि चलो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है और आपकी फसल में चली जाए तो फसल को तो गिरा देगी ना। तो आपको हवा को कम करने के लिए जैसे तार बाड़ की जाती है ना खेत के चारों ओर, तो एक ऐसी संरचना बना दी जाती है जिससे हवा की गति कम हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि एक ऐसी संरचना है जो हवा के प्रभाव को तोड़ती है और हवा की गति को कम करती है, तो उसको विंड ब्रेक बोला जाता है। और दूसरा शेल्टर बेल्ट क्या है कि शेल्टर बेल्ट भी हवा के विपरीत फसल की सुरक्षा के लिए हवा की दिशा में पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां लगाई जाती है। ये याद रखना बस कि उसमें पवन रोधी में क्या है, कोई भी एक ऐसी संरचना बना दीजिए जो वायु को रोकती है, कोई भी लगा दिया, कोई ऐसी संरचना जो वायु को रोकती है, पवन रोधी है। लेकिन आपने वायु को रोकने के लिए अगर पेड़ पौधों व झाड़ियों की पंक्तियां लगाई है तो वो शेल्टर बेल्ट के अंतर्गत आएगा।